नमस्कार साथियों, किसान एकेडमी में आप सबका स्वागत है। और साथियों, राज्य व्यवस्था की क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे संशोधन के आधार पर संविधान के प्रकार। देखिए, संशोधन के आधार पर संविधान, तो ये दो प्रकार का होता है दोस्तों। एक होता है कठोर संविधान, रिजिड कोड बोलते हैं, और एक होता है लचीला संविधान। फ्लेक्सिबल कोड। ऐसा संविधान जहाँ पर कानून बनाने की प्रक्रिया और उसमें संशोधन करने की प्रक्रिया एक समान होती है, उसको हम लचीला संविधान कहते हैं। और ऐसा संविधान जिसमें कानून बनाने की प्रक्रिया और संशोधन की प्रक्रिया दोनों अलग अलग होती है, उसको हम कठोर संविधान कहते हैं। मतलब यहाँ पर क्या होगा कि कानून बनाने की प्रक्रिया इज इक्वल टू नॉट कानून में संशोधन की प्रक्रिया। मतलब बराबर एक जैसा नहीं होता है। कानून बनाने की प्रक्रिया अलग है और उसमें संशोधन करने की प्रक्रिया अलग है। अगर हम इसकी बात करें तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपका है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वहाँ का कठोर संविधान होता है, जबकि फ्लेक्सिबल जो कोर्ट होता है या लचीला संविधान जो होता है, इसको हम कहते हैं कि कानून बनाने की प्रक्रिया इज इक्वल टू कानून में संशोधन की प्रक्रिया। यानी कि दोनों प्रक्रियाएं जब सेम होती हैं तो उसको हम लचीला संविधान कहते हैं। और इसका अगर सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम देखें तो वो है ब्रिटेन। यानी ब्रिटेन का संविधान जो है वो लचीला संविधान कहा जाता है और यूएसए का संविधान जो है वो कठोर संविधान की श्रेणी में आता है। भारत यहाँ पर कहाँ है? भारत लचीला भी है, कठोर भी है, क्योंकि भारत में कानून बनाने की प्रक्रियाएं भी अलग अलग हैं और उसमें संशोधन करने की प्रक्रियाएं भी अलग अलग हैं। इसलिए भारत क्या है, कठोर प्लस लचीला दोनों है, यानी इनके बीच का है। भारत का क्या है, अगर इंडिया की बात करें हम तो लचीला और प्लस कठोर दोनों की श्रेणी में रखा जाता है। लचीला भी, कठोर भी, यानी कि मिला हुआ बीच का रास्ता इसका इसने चुना। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम आपको एक जिक्र करेंगे तमाम तरह के बहुमतों के बारे में। यहाँ पर बहुत सारे कन्फ्यूजन भी होते हैं, इसलिए आज आप बेहतर ढंग से समझ लीजिए। विभिन्न प्रकार के बहुमत होते हैं, इन बहुमतों को जान लीजिए तो फिर हम आपको संशोधन की प्रक्रियाएं बताते हैं। तो देखिए, बहुमत एक होता है बहुमत, दूसरा होता है साधारण बहुमत, एक होता है पूर्ण बहुमत। ठीक है, इसी को 2/3 बहुमत भी कहा जाता है।
इसके अलावा विशेष बहुमत, विशेष बहुमत, ठीक है, विशेष बहुमत। इसके अलावा होता है एक प्रभावी बहुमत, एक होता है बहुल बहुमत। इतने प्रकार के बहुमत हैं, इनको हमें समझना होगा कि वास्तव में ये क्या होते हैं। देखिए, साधारण बहुमत से आशय क्या है। साधारण बहुमत से आशय ये होता है कि उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। ठीक है, अब देखिए इसमें दो शब्द हैं। तो साधारण बहुमत को समझने से पहले हम बहुमत को समझ लें। बहुमत से आशय ये होता है कि जो भी सदस्य संख्या है उसका 50% और +1, 51% मत कर दीजिएगा, 50% +1, इसको हम बहुमत कहते हैं। इसका प्रयोग जो होता है सरकार बनाने में किया जाता है। जैसे आप देखते हैं लोकसभा का चुनाव होता है और लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है, 543, और 543 में से जिस राजनीतिक पार्टी के पास 272 का आंकड़ा मिल जाता है, 272 लोकसभा की सीटें मिल जाती हैं, उसको बहुमत मिल जाता है, यानी 50% +1 वो सरकार बनाती है। ये बहुमत होता है। तो बहुमत का मतलब 50% +1। अब साधारण बहुमत पे आते हैं। साधारण बहुमत का मतलब ये होता है कि उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। इसका मतलब ये है कि जो उपस्थिति होनी चाहिए वो सदन की संख्या का बहुमत होना चाहिए, यानी कम से कम लोकसभा में आधे से अधिक उपस्थित हों लोकसभा की संख्या की, यानी सदन की जो भी संख्या है उसमें आधे से अधिक उपस्थित होने जरूरी हैं, और उसके बाद जो वोट करेंगे उसका आधे से अधिक पक्ष में होना चाहिए। सपोज दैट 543 सीटें हैं। अब 543 में से मान लिया कि उपस्थिति हो गई 400 की, 400 क्या है उपस्थित, तो पहली शर्त इसमें हो गई, यानी उपस्थिति बहुमत हो गया, आधे से अधिक उपस्थित हो गए, 400 उपस्थित हो गए। अब जो लोग भी वोट किए, मतदान किए, इसका आधे से अधिक, यानी कि अगर 201 पक्ष में गिर जाए तो वो साधारण विधेयक से पास माना जाएगा। सिंपल मेजॉरिटी इसको कहते हैं, और इससे बहुत सारे सिंपल कानून बनाए जाते हैं, उसको अभी हम बताएंगे कि किससे किससे क्या क्या होता है। ओके, ये साधारण बहुमत है। 2/3 बहुमत में ये उपस्थित, मतदान, ये सब वर्ड नहीं है, सीधे सीधे पूर्ण बहुमत जो होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि इसमें उपस्थिति मतदान से मतलब नहीं है। जो सदन की संख्या है, सदन की संख्या, अगर मान लिया हम लोकसभा को लेते हैं तो लोकसभा की जो सदन संख्या है वो 543 है, यानी सदन संख्या का 2/3 होना चाहिए। यानी कि अगर हम कहें कि सदन की संख्या कितनी है, 543 है। अब अगर किसी विधेयक को पूर्ण बहुमत से पास करना है तो उसके लिए कितना चाहिए, इसका 2/3 निकाल लीजिए, 362, ये पक्ष में होना चाहिए, तो ये पूर्ण बहुमत से पास माना जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि
ये एक थोड़ा टफ है, थोड़ा टफ हो गया, क्योंकि इसको राष्ट्रपति को हटाने में प्रयोग किया जाता है। 2/3 का केवल एक ही जगह प्रयोग ही हुआ है, राष्ट्रपति को हटाने में। ठीक है, विशेष बहुमत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। विशेष बहुमत में दो कंडीशन होती हैं, दो क्या 3 कंडीशन होती हैं, और ध्यान रखिएगा कि इसी विशेष बहुमत को दोहरा बहुमत भी कहा जाता है, दोहरा बहुमत कहा जाता है। देखिए क्या होता है, इसमें कहा गया है कि कुल सदस्य संख्या, जो कुल सदस्य संख्या है, कुल सदस्य संख्या के बहुमत से पारित होना चाहिए। यानी कि जो सदन की कुल संख्या है, कुल संख्या के बहुमत से होना चाहिए, ये पहली कंडीशन है। मान लीजिए x है ये, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सदन की संख्या जो है उसमें आधे से एक तो होना ही चाहिए, आधे से एक अधिक तो होना ही चाहिए। इससे नीचे तो आप कल्पना भी मत करिए इस विधेयक को पास करने के लिए। ये पहले ही स्लाइड में कह दिया गया कि कुल सदस्य संख्या के बहुमत से पास होना चाहिए। इसका मतलब ये है, जैसे मान लिया हमने कहा 545 है, 543 सदस्य संख्या है, तो इसका आधा मान 273 होता है। हम मान लेते हैं कि 300 यहाँ पे लोग मतदान कर दिए, पहली कंडीशन पास हो गई, पहली शर्त हो गई। दूसरी शर्त ये कहता है कि उपस्थित तथा मतदान करने वालों में 2/3 पक्ष में होना चाहिए। दूसरी शर्त क्या कहता है, इसको हम मान लेते हैं y, और कहता है कि उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3 से पास होना चाहिए। ध्यान से समझिएगा, पहली कंडीशन कि कुल सदस्य संख्या के बहुमत से होना चाहिए। चलिए मान लिया पक्ष में 300 हो गए, पहली शर्त हो गई। दूसरी कह रहा है उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 होना चाहिए। ये भी बात समझ में आती है, लेकिन इसमें एक थर्ड कंडीशन भी है। कहता है कि जो y होगा ये हमेशा बड़ा होना चाहिए x से। यहाँ पर मामला फंसता है। इसका मतलब ये है कि यह संख्या जो आनी चाहिए वो 300 से अधिक होनी चाहिए, यानी कि 301 कम से कम अगर पक्ष में है तो ही पास माना जाएगा विशेष बहुमत से। देखिए अब 301 हो गया। अब इसका मतलब समझ रहे हैं, ये 2/3 कितने का होगा? 2/3 कितने का होगा? ज़्यादा का होगा ना, यानी कि 450 कम से कम उपस्थित होना पड़ेगा, तभी तो ये 301 आएगा, नहीं तो फिर यहीं पर फेल हो जाएगा। ये तो कंडीशन पार हो जाएगी। चलो मान लिया सरकार बनाने के लिए 300 सीटें होती हैं, 272 होती हैं, वो तो पहली कंडीशन पास हो जाएगा। लेकिन जब उपस्थित ही नहीं होंगे 450 कम से कम सदस्य, तो फिर ये सदस्य संख्या कैसे आ सकती है? आ ही नहीं सकती, क्योंकि ये 2/3 होना चाहिए उपस्थिति का या मतदान करने वालों का। अगर सब उपस्थित मतदान कर दिए तो उसका 2/3 होना चाहिए, और ये संख्या इससे अधिक होनी चाहिए। इसलिए यह बहुत ही कठिन होता है, इसमें बिना विपक्ष को मिलाए आसानी से संशोधन नहीं होता है। जैसे आप देखिए, इससे क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना हो, हाई कोर्ट के जज को हटाना हो, भारत के निर्वाचन जो आयुक्त होते हैं उनको हटाना हो, CAG को हटाना हो, वहाँ पर इसका प्रयोग होता है विशेष बहुमत का। तो बिना विपक्ष को मिलाए इतना आसान नहीं है कि इसको हम पास करा दें, तो इसीलिए इसको दोहरा बहुमत कहा जाता है। ठीक है, एक होता है प्रभावी बहुमत। प्रभावी बहुमत से आशय ये है कि कोरम पूर्ति के बाद
पश्चात। जैसे मान लिया प्रभावी बहुमत से किसी को कुछ लाना है, प्रस्ताव लाना है या कहीं इसका प्रयोग करना है, तो पहली चीज़ ये है कि कोरम की पूर्ति होनी चाहिए, गण पूर्ति होनी चाहिए। जैसे लोकसभा है, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस विधानसभा प्लस विधान परिषद, इन सब में जो गण पूर्ति है वो सदन की संख्या का 10% होता है। कितना होता है? 10% होता है। तो गण पूर्ति क्या है? वह न्यूनतम सदन की संख्या, सदन के सदस्यों की संख्या जो सदन को चलाने के लिए अनिवार्य होती है, वह संख्या अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, नहीं तो सदन की कार्रवाई शुरू ही नहीं होगी। चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, जब तक 10% सदस्य उसके उपस्थित नहीं होंगे तब तक कार्रवाई प्रारंभ नहीं हो सकती है। उसको कहते हैं कोरम। जैसे समितियों में जो कोरम होता है, जैसे लोक लेखा समिति है, प्राक्कलन समितियां हैं, जो समितियां होता है इसमें 1/3 होता है गण पूर्ति। ओके, तो प्रभावी बहुमत का मतलब ये होता है कि गण पूर्ति पहले हो जाए, कोरम पूरा हो जाए, और कोरम पूरा होने के पश्चात जो भी सदस्य संख्या उपस्थित हुई है उसका 50% + 1। अब जैसे मान लिया कि लोकसभा जो है 543 है सदस्य संख्या, मान लिया 55 हुआ, 10%, 55 लोग उपस्थित, मान लिया 100 लोग उपस्थित हो गए, 100 लोग उपस्थित हो गए, तो गण पूर्ति हो गई। अब 100 में से 51 अगर पक्ष में आ जाएं तो इसका मतलब प्रभावी बहुमत से वो चीज़ पास हो गई। इसका प्रयोग दोस्तों कहाँ होता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को हटाना जब होता है, स्पीकर को, तो प्रभावी बहुमत का प्रयोग किया जाता है। राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति को हटाने के लिए भी राज्यसभा में प्रभावी बहुमत का ही प्रयोग किया जाता है, यानी उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए। तो ये होता है प्रभावी बहुमत। एक होता है बहुल बहुमत। बहुल बहुमत भारत में नहीं होता है, ये आप देखेंगे कि नहीं सॉरी, बहुल बहुमत का आशय होता है पहले आओ पहले पाओ, FPPS, FPPS, पहले आओ पहले पाओ। इसका प्रयोग होता है प्रत्यक्ष निर्वाचन में, चाहे लोकसभा का चुनाव हो सदस्यों का, चाहे विधानसभा का हो, पंचायतों का चुनाव हो, इन सब में FPPS का प्रयोग किया जाता है, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम। ज़्यादा मत पाने वाला ही विजयी होता है। जैसे मान लिया हमने कहा कि किसी लोकसभा में 1000 लोग मत देने वाले हैं और प्रत्याशी लड़ने वाले हैं 1 2 3 4 5 प्रत्याशी मान लिया चुनाव लड़ गए, इसको मिला 199, इसको मिला 200, इसको वोट मिला 200, इसको भी मिला 200, इसको मिला 201। तो इससे मतलब नहीं है कि 501 मिलना चाहिए, इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पर क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा मत पाता है वही विजयी होता है। पहले आओ पहले पाओ इसको कहा जाता है। ठीक है, यही होता है बहुल बहुमत। इसका प्रयोग कहाँ है? आम चुनाव में किया जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे एक होता है सहवर्ती बहुमत। जान लीजिए भारत से इसका संबंध नहीं है। सहवर्ती बहुमत, सहवर्ती बहुमत जो होता है ये अफ़गानिस्तान जैसे कंट्रीज़ में प्रयोग किया जाता है, जहाँ पर क्या होता है कि अफ़गानिस्तान हो, ईरान हो, वहाँ पर ये मिलता है। और विशेष करके जो विविधता वाले देश हैं, जहाँ तमाम तरह की प्रजाति के लोग, प्रजाति मतलब तमाम तरह के मान्यताओं को मानने वाले लोग हैं, जहाँ पर वहाँ इसका प्रयोग होता है। तो होता क्या है कि जब भी कोई संशोधन करना हो या कोई कानून बनाना हो, तो हर ग्रुप के जो लीडर होते हैं उनकी सहमति ली जाती है, और सहमति के बाद ही वो कानून बन पाता है। जैसे मान लिया भारत में अगर इसको ले लें, है नहीं भारत में, लेकिन सपोज दैट
भारत में सहवर्ती होता तो जैसे हम ये कह दें कि चलो भाई एक मुसलमानों का कोई नेता हो वो बताए, उनसे राय ले ली जाए, कानून बनाना है तो हिंदुओं से ले लिया जाए, सिखों से ले लिया जाए, ईसाइयों से ले लिया जाए, शिक्षक वर्ग से ले ली जाए, किसान वर्ग से ले ली जाए, तमाम तरह के जो वर्ग होते हैं, ग्रुप होते हैं, उनके जब राय से कोई कानून बनता है तब उसी को हम सहवर्ती बहुमत कहते हैं। क्लियर? तो इस तरह से ये होता है, लेकिन भारत में ये नहीं पाया जाता है, ये अफगानिस्तान, ईरान जैसे देशों में पाया जाता है। तो ये बहुमत के कुछ प्रकार हैं दोस्तों, इनको आप जानते रहिएगा। हम आते हैं अपनी टॉपिक पे और आप देखेंगे कि भारत में हमने कहा कि संविधान संशोधन की बहुल प्रक्रिया है, यानी कई तरीके से संविधान संशोधन किया जाता है। आइए बताते हैं, आपको समझाते हैं, देखिएगा। जो साधारण बहुमत होता है, संशोधन की प्रक्रिया, हमारे यहाँ 3 तरीके से संशोधन होता है। साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से, और प्लस विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की, आधे से अधिक राज्यों की सहमति। ये 3 प्रक्रियाओं से हमारे यहाँ संशोधन होता है। साधारण बहुमत जो होता है, इसके माध्यम से संविधान के सामान्य प्रावधानों में संशोधन किए जाते हैं दोस्तों, जैसे नागरिकता में परिवर्तन। नोट कर लीजिएगा, इसमें नागरिकता में परिवर्तन ये साधारण बहुमत से होगा। ठीक है। इसके अलावा आप देखिए, वेतन भत्तों में कोई बदलाव करना हो तो होगा। नए राज्यों के संदर्भ में, राज्यों के संदर्भ में जैसे कोई नाम परिवर्तन करना हो, किसी राज्य को काट करके कोई हिस्सा किसी और राज्य में मिलाना हो, नया राज्य बनाना हो, ये सब प्रक्रिया जो होती हैं साधारण बहुमत से होती हैं। और इस प्रक्रिया के द्वारा संविधान में संशोधन का नंबर नहीं दिया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। विशेष बहुमत जो है, सबसे ज़्यादा विशेष बहुमत के द्वारा ही संशोधन किया जाता है। और इसके द्वारा आप देखेंगे जो फंडामेंटल राइट हैं, मूल अधिकार में कोई परिवर्तन करना होता है तो आसानी से नहीं कर सकते, विशेष बहुमत से करेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे डीपीएसपी में कोई परिवर्तन करना हो, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कोई परिवर्तन करना हो तो भी आपको विशेष बहुमत चाहिए। आपातकाल में कोई परिवर्तन करना हो तो भी आपको विशेष बहुमत की ज़रूरत पड़ेगी। हमने कहा था कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सीएजी, सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इन सब को हटाने में भी विशेष बहुमत की ज़रूरत पड़ती है, ये ध्यान रखिएगा। और इसके द्वारा जब संविधान में संशोधन होता है विशेष बहुमत के द्वारा, तो संविधान में नंबर दिया जाता है। ठीक है। जिस 73वां संविधान संशोधन, नंबरिंग उसमें आ जाती है। विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की जो सहमति होती है, इसमें क्या होगा, इसके द्वारा दोस्तों 7वीं अनुसूची में अगर कोई बदलाव करना है तो आपको विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति चाहिए। प्रेसिडेंट के चुनाव प्रक्रिया में अगर कोई बदलाव करना है तो भी आपको राज्यों की सहमति लेनी पड़ेगी। साथ ही साथ संविधान के संशोधन की प्रक्रिया में बदलाव करने के लिए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया में 368 में बदलाव के लिए
भी यही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। इसके अलावा जो राज्यसभा में प्रतिनिधि होते हैं या संसद में राज्यों का जो प्रतिनिधित्व तो होता है उसमें कोई बदलाव करना हो तब भी, यानी संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, इसमें कोई बदलाव करना होगा तब भी आपको विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति लेनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये हो गया। अब हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे थोड़ा सा संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया क्या होती है, उसको समझ लीजिए थोड़ा सा। संशोधन की प्रक्रिया, हम कई पॉइंटों में बात बोलेंगे, उनको आप नोट करेंगे। ओके, आप नोट करेंगे। नंबर 1, संशोधन का प्रारंभ जो होता है, पहली बात तो ये जानिए कि संसद के द्वारा ही हो सकता है, यानी राज्यों को इसमें कोई अधिकार नहीं है। प्रारंभ संसद द्वारा कोई भी संविधान में संशोधन करना हो तो। दूसरी चीज़, संविधान में संशोधन जो होता है वो विधेयक बना करके ही होता है, यानी कोई बिल लाना पड़ेगा, प्रस्ताव बनेगा, फिर उस पर उसको एक अंत में सब संशोधन करके सुधार करके एक उसको विधेयक का रूप दिया जाएगा। विधेयक का मतलब जब संविधान संशोधन हो या कोई नया कानून बनाना होता है तो जो प्रारूप होता है, जो मसौदा होता है, उसी को विधेयक कहते हैं। जब वो पास हो जाता है तो वो अधिनियम कहलाता है। इस पे आगे हम चर्चा करेंगे जब संसदीय प्रक्रिया पढ़ेंगे तो विधेयक बना करके ही संविधान संशोधन होता है, विधेयक बनाकर ही। ठीक, इसके अलावा आप देखेंगे कि दोनों सदनों से अलग अलग पास करना पड़ेगा, राज्यसभा और लोकसभा अलग अलग से, संयुक्त बैठक का प्रावधान इसमें नहीं है। दोनों सदन से पास करना होगा अलग अलग, संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। इस बात को आप जानते रहिएगा। ध्यान रखिएगा कि दोनों जगहों से जब ये पास हो जाता है तो राष्ट्रपति के पास जाता है और प्रेसिडेंट हस्ताक्षर के लिए बाध्य है, हाँ, ये जरूर है कि समय सीमा का उल्लेख नहीं है कि कितने दिन में राष्ट्रपति सिग्नेचर करेगा, तो कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखिएगा संसद संविधान के किसी भी भाग अनुच्छेद में संशोधन कर सकता है, बशर्ते शर्त यह है कि संविधान का मूल ढांचा नष्ट नहीं होना चाहिए। और ध्यान रखिएगा कि भारत में संशोधन के लिए जनमत संग्रह का प्रावधान नहीं है। इतनी बातें भी आप जानते रहिएगा। आइए इसको तेज़ी से हम विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि प्री कम मेंस की क्लास है, तो विश्लेषण करना ही पड़ेगा, तभी आप आंसर भी लिख पाएंगे दोस्तों। तो देखिए, विश्लेषण कुछ पॉइंट हम पक्ष में रखेंगे और कुछ हम विपक्ष में रखेंगे। फिर मूल्यांकन कर लेंगे। तो आप देखेंगे कि संविधान जिस, पहला पॉइंट पक्ष में, संविधान जिस परिस्थिति में बनाया गया था वर्तमान में उन परिस्थितियों में ढेर सारे परिवर्तन हो चुके हैं, उसमें बहुत बदलाव आ चुके हैं। अतः संविधान का संशोधन जो होता है उसके माध्यम से हम बदलती हुई परिस्थिति के अनुसार अपने संविधान को ढाल सकते हैं और संविधान को एक जीवंत प्रलेख बना सकते हैं। उसको जो उसमें कठोरता है या आप कहिए कि जो जड़ता आ जाती है उसको हम दूर कर सकते हैं, उसको रिलेवेंट बना सकते हैं। जैसे आप देखिए शिक्षा का महत्व कितना बढ़ गया, खास करके जब ग्लोबलाइजेशन का ज़माना आया तो शिक्षा का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इसके लिए क्या किया गया, 86वां संविधान संशोधन कर दिया गया। जो हम बोल रहे हैं सब लिखिएगा आप, संशोधन किया गया कि नहीं किया गया।
दूसरी चीज़ आप देखेंगे कि जो संविधान संशोधन प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया से क्या है कि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है। दूसरा पॉइंट, भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है। सामाजिक आर्थिक न्याय को बढ़ावा देना आवश्यक है, क्योंकि हमारे यहाँ असमानता बहुत ज़्यादा है, और जिसके लिए संशोधन को साधन बना करके आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को तीव्र करके साथ ही साथ समाज में जो नेगेटिविटी है, नकारात्मक जो विचार हैं, उसको हम दूर करके संविधान को रिलेवेंट बना सकते हैं। जैसे आप देखिएगा 26वां संविधान संशोधन 1971 द्वारा क्या किया गया, राजाओं की पेंशन को बंद कर दिया गया। साथ ही साथ आप देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा क्या किया गया कि संविधान की प्रस्तावना में ला करके पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ दिया गया। तो ये क्या है, पॉजिटिविटी भी आ गई। इससे क्या है, सामाजिक आर्थिक न्याय को बढ़ावा मिलेगा। तो एक पॉइंट। इसके अलावा आप देखिए संविधान जो होता है वो जनता की इच्छा का ही प्रतिबिंब होता है। संविधान हमेशा जनता के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उनके मूल्यों के अनुरूप होना चाहिए, और जब ऐसा होगा तभी जनता और सरकार के मध्य में दूरियां घट सकती हैं, प्रेम बढ़ सकता है, सरकार पर विश्वास बढ़ सकता है। और अगर संशोधन ना होता तो संविधान को जनता के अनुरूप आप नहीं बना सकते। यानी संशोधन के माध्यम से संविधान को जनता के मूल्यों के अनुरूप बनाया जा सकता है। इससे सरकार जनता के मध्य में दूरी जो है वो कम होगी, इससे क्रांति की संभावना भी कम होगी, जनता की भागीदारी बढ़ेगी। जैसे कि 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था की व्यवस्था कर दी गई, और इससे क्या हुआ, जनता की भागीदारी हो गई। इसके अलावा आप देखेंगे दोस्तों, एक जो समस्याएं इसकी हैं, अगर नेगेटिव पॉइंट की तरफ हम जाएंगे, सब नोट कर लीजिएगा नेगेटिव पॉइंट, और सब पीडीएफ में आपको मिलेगा भी। संशोधन सरकार के बहुमत पर सामान्यतः निर्भर करता है। सरकार जो बहुमत होगी वही तो संशोधन करेगी। तो कभी कभी क्या होता है कि जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं बहुमत में आकर के अपने निजी स्वार्थ के लिए संशोधन कर देती हैं। जैसे कि 42वां संविधान संशोधन के कुछ प्रावधान ऐसे इंदिरा गांधी ने कर दिया था, जिससे क्या हुआ कि वो अपने पार्टी को फ़ायदा पहुँचाना चाहती थी। तो ये क्या हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं से हमारे संविधान के खिलाफ चला जाएगा। वहीं दूसरी बात अगर देखें तो संशोधन के बाद न्यायपालिका क्या करती है, कोई भी संशोधन होता है तो न्यायपालिका उसका न्यायिक पुनरावलोकन करती है, और न्यायिक पुनरावलोकन जब करती है, अगर संशोधन सही नहीं है तो न्यायपालिका उसको खारिज कर देगी। तो न्यायपालिका और विधायिका के मध्य में हमेशा टकराव होता है, और टकराव जो होता है जो हमारे लोकतंत्र के बिल्कुल विपरीत है, यह अच्छी बात नहीं है। वहीं अंतिम बिंदु अगर हम देखें तो समवर्ती सूची के विषय को देखिए। समवर्ती सूची के विषय पर अक्सर कौन सा कानून बनाता है, केंद्र कानून बनाता है। राज्य बेचारे देखते रहते हैं, क्योंकि समवर्ती सूची पर केंद्र वाला कानून ही मान्य होता है। तो अक्सर के समवर्ती सूची को लेकर के बवाल होता है, विवाद होता है राज्यों और केंद्र के मध्य में। ये भी अच्छी बात नहीं है, केंद्र और राज्य के संबंध इससे प्रभावित होते हैं। तो ये पक्ष और विपक्ष हो गया, लेकिन मूल्यांकन का मतलब इस तरह से लिखिएगा कि संशोधन के माध्यम से संविधान जरूर प्रगतिशील बना है, सामाजिक आर्थिक न्याय को बढ़ावा मिला है, लेकिन अभी भी सकारात्मक प्रयास करने की ज़रूरत है, जिससे सिद्धांत और व्यवहार में जो अंतर है वो क्या हो सके, वो कम हो सके दोस्तों। तो ये हो गया आपका एक संशोधन की प्रक्रिया संबंधित। एक मुख्य परीक्षा का क्वेश्चन है, उसकी ड्राफ्टिंग हम कर दे रहे हैं दोस्तों, और आप इसको लिखने का प्रयास करिएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और रिलेवेंट क्वेश्चन है। ये हम आपसे कभी भी पूछा जा सकता है, विशेष करके यूपीएससी में। क्वेश्चन है कि आज़ादी के बाद से संविधान के तहत देश का विकास, थोड़ा सा फिर से इसको छोटा कर देते हैं। भारत का संविधान समस्याओं का उचित निदान या समाधान नहीं कर पा रहा है, अतः संविधान के पुनरीक्षण की आवश्यकता है। ये क्वेश्चन है। अब इसको कैसे लिखेंगे देखिएगा। तो आप देखिए कि आज़ादी के बाद से संविधान के तहत देश का विकास एवं सुरक्षा का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से अगर देखा जाए तो बहुत सारी समस्याएं जन्म ले रही हैं। वो समस्याएं सामाजिक भी हैं, आर्थिक भी हैं, राजनीतिक भी हैं, वैश्विक स्तर पर भी हैं। तो जो ये विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, उन समस्याओं से निपटने के लिए क्या संविधान
के पुनरीक्षण की आवश्यकता है, इसी पर हम बात करेंगे। तो आप देखेंगे आज़ादी के बाद लगातार हम विकास और सुरक्षा का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से बहुआयामी समस्याएं निरंतर बढ़ रही हैं, जिसके लिए संविधान की पुनरीक्षण की आवश्यकता महसूस की जा रही है। सन 2000 में वेंकट चेलैया की अध्यक्षता में एक 13 सदस्यीय समिति भी बनाई गई थी इसी बात को लेकर के। लेकिन आप देखेंगे हम गहन विचार विमर्श करके संविधान बनाया गया था हमारा, लेकिन 21वीं सदी की परिस्थितियों में व्यापक परिवर्तन आ गया है। आज समाज, जमाना, दुनिया पूरी बदल गई है, व्यापक परिवर्तन आ गई परिस्थितियाँ। निरंतर संशोधन एवं कानून बनाने से भी समस्या का उचित समाधान नहीं हो पा रहा है, अतः संविधान के व्यापक समीक्षा की आवश्यकता है। वर्तमान में जो गठबंधन सरकारों का दौर चल रहा है, उसके कारण लगातार राजनीतिक अस्थिरता का दौर है। नक्सलवाद, आतंकवाद, जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, ये सारी समस्याएं बढ़ रही हैं। मानवीय अधिकारों की रक्षा नहीं हो पा रही है, अतः व्यापक परिवर्तन करके इसके लिए ठोस कानून बनाया जा सकता है। साथ ही साथ अंतर्राज्यीय विवादों को निरंतर बढ़ावा मिल रहा है, जैसे नदी जल विवाद हो, सीमा विवाद हो, अनुदान ऋण से संबंधित विवाद हो, ये सब बढ़ता जा रहा है। अतः पुनरीक्षण करके समाधान किया जा सकता है। ये पुनरीक्षण की तरफ हमने लिखा, लेकिन पुनरीक्षण को हमको बचाना नहीं करना है। अब पलट जाइए, अब देखिए अब क्या लिखना है आपको कि संपूर्ण रूप से देखा जाए तो संविधान को हम सफल ही मानेंगे। हमारा संविधान पूरी तरह से सफल है, क्योंकि अगर हम देखें हमारे पड़ोसी देशों को, पाकिस्तान को ले लीजिए, नेपाल को ले लीजिए, वहाँ पर लोकतंत्र नहीं चल पा रहा है, लेकिन भारत में निरंतर लोकतंत्र चल रहा है और निरंतर लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता का परिवर्तन हुआ है, तानाशाही नहीं आया है और बहुत सारे विकास कार्यक्रम भी चल रहे हैं। अतः व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है संविधान में। हाँ, जो भी समस्याएं दिखाई दे रही हैं उसका मुख्य कारण संविधान नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ की कार्यशैली है लोगों की, और उस कार्यशैली में सुधार की आवश्यकता है। साथ ही सरकार द्वारा निष्पक्ष होकर के संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पुनरीक्षण एकमात्र उपाय नहीं है, बल्कि पहले राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रयोग किया जाए, नागरिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाए और 21वीं सदी में उत्पन्न चुनौतियों का आत्मनिर्धारण करके नीति, नियत, नैतिकता और नियोजन के आधार पर हमें विकास के जो कार्यक्रम हैं उनको बनाया जाए और इन्हीं के आधार पर संविधान का संशोधन किया जाए। इस तरह से आप उत्तर लिखेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।